जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2026 18 फरवरी बहुत करीब में आ रहा है। आज 12 हो गए। दिन प्रतिदिन तारीखें घटती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं आपके पास समय। उस परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी का गागर में सागर सीरीज़ देखेंगे। 18 फरवरी की तैयारी मैंने पहले ही लिख दिया है। और ये मान लो यही पढ़ लो, सभी वायरल प्रश्न होंगे। जो सीरीज इस समय आप लोगों की चल रही है, ये सीरीज आपकी 17 तारीख तक चलेगी और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से क्या कहता है। पहला प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे, या बालकृष्ण भट्ट, या बाबू गुलाब राय? तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इनकी रचनाओं में आपको मिलेगा चिंतामणि, विचार वीथी और 11 वर्ष का समय। श्याम सुंदर दास जी की अगर बात करें तो श्याम सुंदर दास की रचनाओं में आपको मिलेगा भाषा विज्ञान और रूपक रहस्य। अगर हम लोग बात करें बाबू गुलाब राय, तो बाबू गुलाब राय की रचनाओं में ठेलुआ क्लब, गेहूं बनाम गुलाब, ये इनकी प्रमुख रचना है। कौन कौन सी? तो ठेलुआ क्लब और गेहूं बनाम गुलाब। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? द्विवेदी युग के साहित्यकार में कौन है बच्चों? क्या इसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा हैं, या फिर यशपाल जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो ये तो भैया भारतेंदु युग के हैं, इन्हीं के नाम से एक युग भी चला था। अगर हम लोग बात करें यशपाल जी का, तो यशपाल जी छायावादोत्तर काल के हैं। भगवती चरण वर्मा की अगर बात करें तो ये छायावाद युग के हैं। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ये शुक्ल युग में भी रहे हैं और द्विवेदी युग में भी रहे हैं। तो द्विवेदी युग में ये थे, इसलिए श्याम सुंदर दास सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि क्या उपन्यास है, या कहानी है, या फिर निबंध है, या फिर नाटक है? चिंतामणि, चिंतामणि आप लोग जानते हैं किसकी रचना है? तो ये आचार्य जी की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। किसकी रचना बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और ये क्या है? तो चिंतामणि निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक हिंदी नाटक, एक रचना है आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं, या महादेवी वर्मा हैं? कौन है बच्चों? तो अगर हम बात करें महादेवी वर्मा की, तो इनकी रचनाओं में है अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, यामा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि है, विचार वीथी है, 11 वर्ष का समय है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र में विचार विवेचन, अरस्तु का काव्यशास्त्र और साथ ही साथ आधुनिक हिंदी का नाटक। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी की रचनाओं में भारत सौभाग्य है, प्रयाग रामागमन है, वर्षा बिंदु है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? क्या राहुल सांकृत्यायन जी की है, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी की है, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? तो बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में साहित्य सहचर है, अशोक के फूल है, कुटज है, अनामदास का पोथा है, और कौन सी रचना है? और कोई एक रचना अनामदास की पोथा के बाद में बाणभट्ट की आत्मकथा है। इसके बाद में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की अगर हम लोग बात करें तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचनाओं में माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे, और रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो इनकी रचनाओं में अम्बपाली है, माटी की मूर्तियाँ, और पतितों के देश में।
राहुल सांकृत्यायन, देखिए पतितों के देश में आप लोग सोचेंगे यात्रा वृत्तांत है और राहुल सांकृत्यायन जी का है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें कि ये किसकी रचना है, तो ये राहुल सांकृत्यायन जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? घुमक्कड़ शास्त्र है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा है, वोल्गा से गंगा है, ये सभी किसकी रचना है बच्चों? तो ये सभी रचनाएं राहुल सांकृत्यायन जी की हैं। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? धर्मयुग, तो धर्मयुग किसकी रचना है? धर्मयुग है धर्मवीर भारती जी की। ये पत्रिका किसकी है बच्चों? धर्मवीर भारती जी की रचना ये पत्रिका है। अगर हम बात करें हंस, तो हंस पत्रिका किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। किसकी है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी की है। सरस्वती की बात करें तो सरस्वती पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। और मर्यादा किसकी है? तो मर्यादा है डॉक्टर संपूर्णानंद जी की पत्रिका। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है? कौन सी रचना गिनी जाती है? गोरखबानी, या फिर चर्यापद, या उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या फिर सत्यवती कथा। गोरखबानी की बात करें तो गोरखबानी है गोरखनाथ जी की रचना। किसकी है बच्चों? गोरखनाथ जी की रचना है। एक बार जोरदार तरीके से शेयर होना चाहिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक भी होना चाहिए। चर्यापद की अगर हम बात करें तो चर्यापद किसकी है बच्चों? सरहपा, सरहपा की रचना है। किसकी रचना है चर्यापद? सरहपा की रचना है। अगर हम बात करें उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो ये है दामोदर शर्मा की रचना। किसकी रचना है? दामोदर शर्मा जी की रचना है। और अगर हम लोग बात करें कि सत्यवती कथा किसकी है, तो सत्यवती कथा रचना है बच्चों ईश्वर दास की। किसकी रचना है? ईश्वर दास की। हमसे पूछा गया है कि कौन सी रचना प्रारंभिक गद्य रचनाओं में गिनी जाती है? कौन सी रचना है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, यानी गा वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला जो आपका है वो कह रहा है चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या प्रेमचंद जी हैं, या बाबू गुलाब राय हैं। तो बाबू गुलाब राय की बात करें तो इनकी रचना है बच्चों ठेलुआ क्लब, ठेलुआ क्लब। साथ ही साथ ठेलुआ क्लब के बाद इनकी और रचनाएं हैं जिसमें है गेहूं बनाम गुलाब। अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में है पूस की कथा, और उपन्यास में है गबन, गोदान, सेवा सदन, करमला, निर्मला, करबला है और निर्मला अलग अलग है। रीत और ये आप लोग इनका मुंशी प्रेमचंद जी का देखते हैं। चिंतामणि विचार भी थी 11 वर्ष का समय, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। और श्याम सुंदर दास में भाषा विज्ञान और रूपक रहस्य। कौन कौन सी रचना बच्चों? तो भाषा विज्ञान और रूपक रहस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दीपदान नामक रचना है। दीपदान रचना की आपसे विधा पूछ रहा है। क्या है? नाटक है, या भेंट वार्ता है, या फिर लघु कथा है, या एकांकी है। तो दीपदान क्या है बच्चों? दीपदान एकांकी है, मतलब ये नाटक जैसा ही होता है लेकिन एक ही अंक में पूरी कहानी समाप्त हो जाती है। अगला आपसे कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कौन सी रचना है? भूदान यज्ञ, या फिर भोर का तारा, या सत्यार्थ प्रकाश, या भारत भारती। अगर हम लोग बात करें भूदान यज्ञ की तो भूदान यज्ञ है विनोबा भावे। किसकी है बच्चों? विनोबा भावे जी की रचना है भूदान यज्ञ। भोर का तारा, भोर का तारा है जगदीश चंद्र माथुर। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। कौन सी? भोर का तारा। सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती का। और भारत भारती किसकी रचना है? तो ये रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला आपसे कह रहा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है? आनंद मठ, या परीक्षा गुरु, या गबन, या फिर तितली। तितली की बात करें तो तितली किसकी रचना है?
तितली है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। गबन की बात करें तो गबन है मुंशी प्रेमचंद की रचना। और अगर हम लोग बात करें परीक्षा गुरु तो लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। किसकी है बच्चों? लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। और अगर हम बात करें आनंद मठ तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी की रचना है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो प्रथम मौलिक उपन्यास माना है वो परीक्षा गुरु को माना है। हाँ, आंसर आप लोग भी करते रहिए, आंसर आप लोग करते रहिए और कमेंट सेक्शन में जोरदार तरीके से आप लोग कमेंट भी कीजिए, साथ ही साथ शेयर और लाइक करते रहिए। शेयर और लाइक बहुत होना चाहिए और आज सब्सक्राइब भी होना चाहिए। आलोक पर्व विधा है, आलोक पर्व की कौन सी विधा है पूछ रहे हैं? क्या ये उपन्यास है या नाटक है या फिर निबंध है या फिर कहानी है? तो आलोक पर्व की बात करें बच्चों तो आलोक पर्व क्या है? निबंध है। किसकी रचना है? आप लोग कमेंट में बताइए और अभी हम अगले प्रश्न पर बताएंगे, तब तक आप लोग कमेंट कीजिए कि आलोक पर्व किसकी रचना है। अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल रचनाकार हैं। 4 रचनाएं आपको दी गई हैं। कल्प वृक्ष के रचनाकार हैं या फिर पूर्वोदय के हैं या धरती के फूल के हैं या साहित्य सहचर के हैं। साहित्य सहचर है हजारी प्रसाद जी की रचना। किसकी रचना है बच्चों? हजारी प्रसाद जी की रचना है साहित्य सहचर। धरती के फूल अगर हम बात करें तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। किसकी? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। पूर्वोदय जो है ये जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। अब आपका क्या बचा? कल्प वृक्ष, और इसके रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था कि आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व के रचनाकार हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं आलोक पर्व के रचनाकार। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विचार और वितर्क के लेखक हैं। विचार और वितर्क के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी हैं या वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इनकी रचना है विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कुटज, विचार और वितर्क, साहित्य सहचर, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल में भारत भूमि, और कौन सी रचना है? एक आप लोग पढ़े ही हैं, कौन सा? आप लोग कमेंट में बताइए कि अभी आप लोग इनका कौन सा निबंध पढ़े हैं, यानी राष्ट्र का स्वरूप। बात करेंगे हरिशंकर परसाई तो भूत के पांव पीछे, तट की खोज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और निंदा रस भी इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कृति और उसके रचनाकार का एक सही युग्म है, मतलब कौन सा युग्म सही है? तो बच्चों अगर हम लोग देखें इसमें तो कला और संस्कृति किसकी रचना है? कला और संस्कृति, इसमें जैनेन्द्र कुमार, क्या है सही है? नहीं, गलत है। कला और संस्कृति किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। सोच विचार किसकी रचना है? क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? तो बिल्कुल नहीं है। सोच विचार किसकी रचना है? सोच विचार है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। किसकी रचना बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी की। और फिर अगला कह रहे हैं कि परिति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु की है। तो हाँ भैया बिल्कुल है। परिति परिकथा किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की। और विचार और वितर्क किसका है? तो अभी इसके पहले वाले में आप लोगों ने देखा था, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए जोरदार तरीके से शेयर करते रहिए, शेयर और लाइक ज़रूर होना चाहिए। सभी के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है TWJ पर, टारगेट विद जितेंद्रा पर। अगला कह रहे हैं आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र, कृति के रचनाकार हैं। कौन है बच्चों? राहुल सांकृत्यायन जी हैं या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं या फणीश्वरनाथ रेणु हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाओं में कौन कौन सी रचना है? तो वोल्गा से गंगा है, और कौन सा है? और इनकी रचना है घुमक्कड़ शास्त्र अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगर बात करें तो विंग्स ऑफ फायर है, इग्नाइटेड माइंड्स है, और आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र भी इन्हीं की रचना है। फणीश्वरनाथ रेणु की बात करें तो इनकी रचनाओं में परिति परिकथा है
और एक आप लोगों ने पढ़ा ही है, कौन सा, पंचलाइट। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो कौन कौन सा है, सत्य हरिश्चंद्र है, भारत दुर्दशा है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये है। मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो इनकी भी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य किसने किया था? किसने किया था बच्चों? तो अगर हम लोग बात करें प्रताप नारायण मिश्र की तो इनकी पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, देखिए इनकी पत्रिका का नाम है ब्राह्मण, क्या है, ब्राह्मण। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका का नाम है कविवचन सुधा, क्या है, कविवचन सुधा। अब आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, कमेंट में आप लोग हमें बताएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पत्रिका रही है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है। छायावाद युग की समय सीमा क्या है बच्चों? 1919 से 1938, या 1900 से 1940, या 1918 से 1938, या फिर 1920 से 1940। तो 1918 से 1938 क्या है, ये आपका है छायावाद युग। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है? कर्मनाशा की हार के लेखक क्या शिव प्रसाद सिंह जी हैं, या फिर जैनेन्द्र कुमार जी हैं, या यशपाल जी हैं, या फिर काशीनाथ सिंह जी हैं? तो बच्चों अगर हम बात करें शिव प्रसाद सिंह, हाँ तो शिव प्रसाद सिंह की रचना है कर्मनाशा की हार। जैनेन्द्र कुमार जी की बात करें अगर, तो जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं में कौन कौन सा है, सोच विचार है, कौन सा है, सोच विचार है, पूर्वोदय भी इन्हीं की रचना है। अगर हम लोग यशपाल जी की बात करें तो यशपाल जी की रचनाओं में बच्चों झूठा सच है, दादा कामरेड है, और देशद्रोही है। और काशीनाथ सिंह की रचना में क्या है, तो काशीनाथ सिंह की रचना में रेहन पर रघु और कहानी उपखान, रेहन पर रघु और कहानी उपखान है काशीनाथ सिंह जी की रचना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युगीन लेखक हैं। द्विवेदी युगीन लेखक कौन है बच्चों? राजकृष्ण दास जी हैं, या अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, या चतुर्सेन शास्त्री हैं, या उदय शंकर भट्ट हैं? तो इसमें अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के हैं, बाकी राजकृष्ण दास, चतुर्सेन शास्त्री और उदय शंकर भट्ट ये तीन के तीनों शुक्लोत्तर युग के हैं। कौन से युग के हैं बच्चों? शुक्लोत्तर युग के हैं। सभी लोग लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने सभी मित्रों के पास जोरदार तरीके से क्लास को शेयर करते रहिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है छायावादोत्तर युग का काल है। छायावादोत्तर युग का काल यहाँ पर पूछा गया है 1900 से 1918 है, या 1920 से 1940 है, या 1938 से 1947 है, या 1922 से 1950 है? तो बच्चों छायावादोत्तर छायावाद काल 1938 तक चला, तो 1938 से 1947 क्या है, ये छायावादोत्तर काल है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है अरे यायावर याद रहेगा। अरे यायावर याद रहेगा इसके लेखक कौन हैं? यशपाल जी हैं, या फिर नगेंद्र जी हैं, या मुक्तिबोध हैं, या अज्ञेय जी हैं? तो कौन है बच्चों? अरे यायावर याद रहेगा, इत्यलम हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय जी की रचना है। अगर हम मुक्तिबोध की बात करें तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा और विपात्र। कौन सा बच्चों? चांद का मुंह टेढ़ा और विपात्र। नगेंद्र जी की बात करें तो नगेंद्र जी की रचना आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। और यशपाल जी की अगर हम बात करें तो यशपाल जी की रचना में क्या है? झूठा सच है, दादा कामरेड है, और देशद्रोही भी है। चलिए नगेंद्र जी की रचना को हम ही बता देते हैं, अभी हालांकि हमने बताया था। विचार विवेचन है, अरस्तु का काव्यशास्त्र भी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल नहीं है, या हिंदी काव्यधारा नहीं है, या फिर हिंदी साहित्य नहीं है, या हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है? कौन सी रचना इनकी नहीं है बच्चों? तो अगर हम लोग बात करें हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है।
हिंदी साहित्य ये भी इन्हीं का ग्रंथ है, और अशोक के फूल ये तो इनका है ही। हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा इनकी रचना नहीं है, तो फिर हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। किसकी है बच्चों? राहुल सांकृत्यायन की रचना है हिंदी काव्यधारा। अगला प्रश्न कह रहा है जहाज का पंछी रचना की विधा है। जहाज का पंछी कौन सा रचना है? उपन्यास है, या नाटक है, या कहानी है, या फिर आत्मकथा है? तो बच्चों जहाज का पंछी उपन्यास है, और किसकी रचना है? तो इलाचंद्र जोशी की रचना है। किसकी रचना बच्चों? इलाचंद्र जोशी जी की रचना है जहाज का पंछी। एक बार सभी लोग क्लास को आप लोग लाइक करते रहिए और शेयर जरूर करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी की पहली आत्मकथा है। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथा है, या मेरी कहानी है, या कुछ आप बीती कुछ जग बीती, या फिर तरुण स्वप्न? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि अर्धकथा जो है ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। किसकी रचना है? तो बनारसी दास जैन की रचना है। किसकी है बच्चों? बनारसी दास जैन की रचना है। बनारसी दास चतुर्वेदी नहीं, बनारसी दास जैन। मेरी कहानी की अगर बात करें तो ये नेहरू जी की रचना है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। और तरुण स्वप्न किसका है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है। चलिए एक बार सभी लोग लाइक शेयर जरूर होता रहे, और जोरदार तरीके से होना चाहिए लाइक शेयर। इसमें पूछ रहे हैं कि कंकाल उपन्यास के लेखक हैं। कंकाल उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद जी हैं, या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी हैं? तो बालकृष्ण भट्ट की अगर बात करें बच्चों तो इनका उपन्यास है धूर्त और रसिकलाल। कौन कौन सा है? धूर्त है और रसिकलाल है, धूर्त रसिकलाल और निशान हिंदू। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो कंकाल, तितली और इरावती, मतलब दो, कंकाल और तितली पूरा है और इरावती अपूर्ण उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार जी की जो रचना है उपन्यास में वो है त्यागपत्र, और एक है सुनीता, और एक है मुक्तिबोध। प्रेमचंद की बात करें तो गबन, गोदान, सेवा सदन। हमसे पूछा गया कंकाल, कंकाल के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुक्लोत्तर युगीन रचना है। शुक्लोत्तर युगीन कौन सी रचना है, कब की है बच्चों? अगर हम बात करें कि रेल का विकट खेल, तो ये किसका है भैया? ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है रेल का विकट खेल, और यही है शुक्लोत्तर युगीन। कंकाल की बात करें तो कंकाल है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। किसकी रचना बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है छायावाद युग का। गोदान की बात करें तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, और ये भी छायावाद युग का है। अगर हम बात करें निराला की साहित्य साधना, तो निराला की साहित्य साधना जो है ये रामविलास शर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? रामविलास शर्मा जी की रचना है, और ये आपका छायावादोत्तर का ये भी नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं कौन है बच्चों? पूर्ण सिंह हैं, या रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या फिर अज्ञेय जी हैं? कौन है? अगर हम लोग बात करें राष्ट्र का स्वरूप तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना। किसकी रचना है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। इसके बाद में अगर हम बात करें रामवृक्ष बेनीपुरी जी की, तो बेनीपुरी जी की रचना है अम्बपाली और पतितों के देश में और माटी की मूर्तियाँ। अगर बात करें अध्यापक पूर्ण सिंह जी की, तो पूर्ण सिंह की कौन कौन सी रचनाएं हैं? अविचल ज्योत है, खुले मैदान है, खुले लेख है। अविचल ज्योत, खुले मैदान, खुले लेख। और अज्ञेय जी की हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इत्यलम, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या वृंदावन लाल वर्मा हैं, या फिर चतुर्सेन शास्त्री जी हैं? तो चतुर्सेन शास्त्री जी की रचनाओं में गोली, कौन सी रचना? गोली। और कौन सी रचना? सोमनाथ। गोली और सोमनाथ।
वृंदावन लाल वर्मा की रचनाओं में झांसी की रानी और कौन सा है, शरणागत है। जयशंकर प्रसाद में कंकाल, तितली, इरावती, प्रतिध्वनि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। प्रेमचंद में रंगभूमि और कौन सी है, गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है, सुमित्रानंदन पंत जी की है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है या फिर हरिवंश राय बच्चन जी का है या फिर अज्ञेय जी का है, किसका है बच्चों। तो अगर हम बात करें क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की। और अज्ञेय जी की क्या है, अरे यायावर याद रहेगा। अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है बापू के कदमों में और क्या है, मेरी आत्मकथा। और सुमित्रानंदन पंत की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो सुमित्रानंदन पंत की है चिदम्बरा, चिदम्बरा है और युगांत है, युगवाणी है, ये सभी सुमित्रानंदन पंत जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। और इसमें कह रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है, उसने कहा था, या फिर बुलाई वाली या मंत्र या मधुआ। तो मधुआ किसकी रचना है बच्चों, मधुआ है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी रचना है मधुआ, मधुआ है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। मंत्र है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना, डॉक्टर चड्ढा, आप लोगों को याद होंगे, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है। बुलाई वाली जो है ये किसकी रचना है, तो ये राजेंद्र बाला घोष की रचना है। किसकी है, राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष की रचना है बच्चों। कौन सी, बुलाई वाली। और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है विशस्य विस्मौषधम निम्नलिखित में से है। विशस्य विस्मौषधम क्या है, कहानी है या उपन्यास है या फिर नाटक है या फिर निबंध है। तो बच्चों विशस्य विस्मौषधम नाटक है। किसका है, तो ये आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना। किसकी रचना है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है विशस्य विस्मौषधम। अगला कह रहा है नासिकेतोपाख्यान के लेखक या रचनाकार हैं। मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं या लल्लू लाल हैं या सदल मिश्र हैं या मुंशी सदा सुखलाल हैं। तो सदा सुखलाल के कौन है बच्चों, सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। कौन सी रचना है, सुख सागर। अगर हम बात करें लल्लू लाल की, तो इनकी रचना है प्रेम सागर। कौन सी रचना है, प्रेम सागर। और अगर बात किया जाए इंशाअल्लाह खां की, तो इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी इनकी रचना है। और सदल मिश्र का है नासिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है किसके नाम पर भैया, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या जयशंकर प्रसाद के नाम पर या फिर रामकुमार वर्मा के नाम पर। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि परीक्षा गुरु रचना की विधा है। परीक्षा गुरु की विधा क्या है, कहानी है या उपन्यास है या नाटक है या फिर जीवनी है। तो कहानी नहीं है, ना ही ये नाटक है, ना ही जीवनी है, यह है उपन्यास। और किसकी रचना है, तो लाला श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास जी की रचना है। कौन सी, परीक्षा गुरु, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न में से किस विधा में मुख्यतः रचनाएं नहीं की हैं। कौन सी विधा रही है जिसमें इन्होंने रचनाएं नहीं की, निबंध में नहीं किया या उपन्यास में या नाटक में या आलोचना में। तो अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को देखें तो अशोक का फूल है, धरती की कल्पलता है, कुटज है। अगर हम लोग आलोचना में देखें तो इनकी आलोचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। और अगर हम इनका उपन्यास देखें तो उपन्यास में है अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। लेकिन नाटक इन्होंने नहीं लिखा है, तो इसलिए ग वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है बच्चों, उपेंद्र नाथ अस्क हैं या शिव प्रसाद सिंह हैं या अज्ञेय जी हैं या रामविलास शर्मा जी हैं।
कौन है बच्चों? तो गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ आस्क। और शिव प्रसाद सिंह का अगर बात करें तो शिव प्रसाद सिंह की रचना है कर्मनाशा की हार। अज्ञेय जी की रचना कौन कौन सी है? तो अज्ञेय जी की भी बहुत सारी रचनाएं आप लोग पढ़ चुके हैं। बहुत सारी रचनाओं में क्या क्या पढ़ चुके हैं? जैसे हमने बताया इत्यलम है, हरी घास पर क्षण भर है, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरे यायावर याद रहेगा। और रामविलास शर्मा की बात करें तो ये निराला की साहित्य साधना इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह, या अज्ञेय, या शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो कौन रहे बच्चों प्रजा हितैषी के संपादक? राजा लक्ष्मण सिंह। भाई जो राजा अच्छा होगा वही क्या करेगा? अपने प्रजा के हित के बारे में चर्चा करेगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से, लाइक भी कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला प्रश्न है चंद्रकांता संतति कृति की विधा है, निबंध है, या नाटक है, या उपन्यास है, या फिर कहानी है? तो क्या है बच्चों? तो चंद्रकांता संतति उपन्यास है। किसका उपन्यास है? देवकी नंदन खत्री का। किसका है बच्चों? देवकी नंदन खत्री का ये रचना है चंद्रकांता संतति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उपन्यास विधा में। अगला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, या लल्लू लाल हैं, या स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, या फिर राम प्रसाद निरंजनी जी हैं? कौन है बच्चों? तो मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। क्या है? सुख सागर। अगर हम बात करें कि इनकी लल्लू लाल की, तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। कौन सी रचना है? प्रेम सागर। अगर बात करें इनका स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इनकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। और भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी जी की मतलब गद्यांश है, 2 गद्यांश है, कोई एक होगा, उसका सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, वृद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, पूरी नहीं बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता पहला ही पाठ है। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश क्या कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि वृद्धि का भी क्षय करता है। अब चलो देख लेते हैं इसका व्याख्या। तो व्याख्या क्या कह रहा है बच्चों कि कुसंग का अर्थ है बुरी संगति या बुरे लोगों का साथ रहना। यहाँ कहा गया है कि कुसंग का प्रभाव एक भयानक बीमारी की तरह होता है, जो न केवल हमारे अच्छे गुणों और नैतिक मूल्यों को नष्ट करता है बल्कि हमारी बुद्धि और समझ को भी कमज़ोर करता है। कुसंग में रहने से हम बुरे विचारों और आदतों को अपना लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बुरे विचार वाले लड़के के साथ में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारे अच्छे गुणों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, और हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। साथ ही हमारी बुद्धि और समझ भी कमज़ोर होती है।
भैया जब हम गलत रास्ते पर चल पड़े तो अब क्या होगा, हमारी जो बुद्धि है और समझ है वो भी कमज़ोर होती जाएगी, वो भी गलत ही होती जाएगी, हम सही गलत का निर्णय कर ही नहीं पाएंगे, जिससे हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुसंग से बचना बहुत ज़रूरी है और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की के समान और भयानक ज्वर से की गई है। किससे किया गया? तो पैरों में बंधी चक्की और भयानक ज्वर के समान। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर रहे हैं तो खा वाला कर देना कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा, ये सोच करके वो दूसरे लोगों की निंदा करता है। प्रश्न से संबंधित क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखने को कह रहा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें कह रहा है रेखांकित अंश की, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ कहा गया है कि ईर्ष्या एक बुरी भावना है और इसकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम निंदा है। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो वह अक्सर दूसरों की निंदा करने लगता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर दूसरों की सफलता या अच्छे गुणों को देखकर जलता है और वह उनकी निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश भी करता रहता है। वह दूसरों के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और उनकी बुराई करता है जिससे वह अपने आप को बेहतर महसूस कर सके। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर बुरे किस्म का निंदक भी होता है जो दूसरों की निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करता रहता है। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। तो भैया दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा, ये सोच करके वह लोग दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पद्यांश क्या है? ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने। गोपियाँ कह रहे हैं, जब उद्धव जी समझाने गए हैं तो गोपियाँ उनसे कह रहे हैं कि हे उद्धव जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान भी गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो तुम हो बीच भुलाने। मतलब श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। हे उद्धव तुम जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं कि श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में ही मार्ग भटक गए हो, भूल गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियों से तुम योग की बात करते हो और तुम्हें इस बात को कहते हुए लज्जा भी नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। आप सभी लोग बड़े हैं, आप में फिर भी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, सूझबूझ नहीं है और ऐसे ही आप बड़े हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। फिर गोपियाँ कह रहे हैं हमसो कही लई हम सही के। ये उद्धव हमसे आपने कहा और हमने इसे सह लिया। जी गुण ले हूँ सयाने। इसे अपने जी में, अपने हृदय में इस बात को बिठा लीजिए। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। मतलब कहाँ हम अबला नारी और कहाँ तुम हमें निराकार ब्रह्म अर्थात दिगंबर
यानी जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं, ऐसे ईश्वर की आराधना करने को कह रहे हो। इस बात को तो पहचानो। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदानी। सत्य सत्य बताना तुम्हें अपनी ही सौगंध है। तुम इतने भी नादान नहीं हो कि तुम इस बात को ना समझो। सूर श्याम जब तुम्हें ही पठायो तब नहीं कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ पूछते हैं कि जब श्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा तो क्या वो थोड़ा सा भी नहीं मुस्कुराए। अर्थात जरूर मुस्कुराए होंगे, क्योंकि वह सारी बातों को जानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो क्या कह रहा, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और कह रहा है कि गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण जी ने जब तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम खुद ही रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। उनका कहना है कि वो दो अपनी मर्जी से ब्रज में आए हैं और कृष्ण का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गोपियाँ ये मानती हैं कि उधो रास्ता भटक गए हैं और अपने मन से ही यहाँ पर चले आए हैं और क्या कर रहे हैं, हम लोगों को झूठे झूठे कृष्ण का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि वे ब्रज की स्त्रियों से योग की बातें कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी बात कहने में लज्जा नहीं आती। गोपियों का कहना है कि उद्धव जैसे बड़े लोगों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और योग की बातें उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं। अथवा देखिए क्या है प्रश्न, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मतलब एक फूल है जो अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रहा है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला अर्थात सुंदरियों के गहनों में गूथा जाऊं और वहाँ पर अपनी शोभा का वर्णन करूं, अर्थात अपने भाग्य पर इतराऊं। मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी के माला में बंध करके और प्यारी को अर्थात जो दो प्रेमी हैं उनकी फूलों की माला में मैं बन जाऊं और अब उनके उस प्रियतमा को ललचाऊं, उसके ऊपर लालच प्रकट करूं। हे प्रभु, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं राजा महाराजाओं के सौ पर डाला जाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के शीश पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इतराऊं। एक फूल कह रहा है, तो फिर इच्छा क्या है, अपनी इच्छा वो यहाँ बताता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। फूल कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तुम तोड़ लेना और उस मार्ग पर केवल फेंक देना जहाँ से भारत माता के वीर अपने शीश को चढ़ाने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए बहुत से वीर आते जाते रहते हैं, तो मुझे वहीं फेंक देना। मेरी यही एक अभिलाषा है, मेरी यही एक इच्छा है। तो किसकी अभिलाषा है, पुष्प की। और भैया प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पुष्प की अभिलाषा, नाम ही यही है इसका, नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करने को कह रहे हैं, तो क्या है, पुष्प कह रहा है कि हे वनमाली यानी हे भगवान, मुझे उस पथ पर फेंक दो
जहाँ वीर लोग मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, अर्थात बलिदान करने के लिए जाते हैं। अब देखिए, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है? तो पुष्प की इच्छा है कि वह मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता है, न कि देव कन्याओं के आभूषणों में गूंथा जाना, प्रेमी माला में बंधना, सम्राटों के सिर पर चढ़ाया जाना या देवों के सिर पर चढ़ना वो नहीं चाहता, बल्कि वह क्या करता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता है, अपने आप को बलिदान। संख्या 3 कह रहा है बच्चों कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। इयम नगरी मतलब यह नगरी, विविध धर्माणाम मतलब अनेकों धर्मों की संगम स्थली मतलब संगम स्थली है। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। मतलब महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत मतलब यहाँ आकर के स्वीयान माने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि मतलब न केवल दर्शन साहित्य धर्म क्षेत्र में बल्कि कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी विविधानाम कलानाम ये नगरी विविध प्रकार की कलाओं की शिल्पानांच और शिल्पों की कृति मतलब के लिए लोके विस्तृता संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशे साटिका यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देशे देशे मतलब देश देश में सर्वत्र स्पृहन्ते सभी जगह से प्रेम प्राप्त करती है। अब देखिए संदर्भ क्या है, तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। कौन से शीर्षक से बच्चों? तो वाराणसी नामक शीर्षक से इसे लिया गया है। अनुवाद में यह नगरी, देखिए अभी तो मैंने इसको बता ही दिया है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाद में रिवाइज करने के लिए। और देखते हैं अथवा में क्या कह रहा है। अथवा में कह रहा है कि एकदा मतलब एक बार, बहवा जना बहुत से लोग, धूमयानम धूमयान अर्थात रेल में, आरोह मतलब चढ़ करके, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म नगर की ओर जाते थे। एक बार बहुत से लोग धूमयान अर्थात रेल में बैठ करके नगर की ओर जाते थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। तेषु मतलब उनमें से, केचित मतलब कुछ, ग्रामीणा माने ग्रामीण, केचित और कुछ, नागरिका मतलब नागरिक, आसन मतलब थे, उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत। मौनम स्थितेषु मतलब उन सभी में, मौन धारण किए हुए बीच में, तेषु मतलब उनमें से, एकः नागरिका मतलब एक नागरिक, ग्रामीणान उपहसन ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए, अकथयत मतलब बोला, यानी उन चुपचाप या शांत स्थित उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए मजाक उड़ाते हुए बोला। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीणा मतलब ग्रामीण, अद्यापि आज भी, पूर्ववत् पहले के समान, अशिक्षिता अशिक्षित, अज्ञाच और अज्ञानी, संति मतलब हैं। न तेषां विकासः अभवत् न उनका विकास हुआ है, न च भवितुम शक्नोति और ना ही हो सकता है, मतलब ना उनका विकास हुआ है और ना ही उनका विकास हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा उनके इस प्रकार से जली कटी को सुन करके या व्यंग को सुन करके, कोअपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत
कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक यानी हे श्रीमान नागरिक महोदय, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप तो कुछ भी बोलते हैं, यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः चास्ति, जैसे कि आप ही शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। अब देखते हैं क्या होता है बच्चों। इदम आकर्ण, मतलब इदम आकर्ण यानी इसे सुन करके, सा नागरिका सदर्प ग्रीवाम, सा नागरिका मतलब वह नागरिक, सदर्प मतलब अभिमान से, ग्रीवाम उन्नमय मतलब अपने गले को, गर्दन को ऊंचा करते हुए, कथयत मने बोला, कथिष्यामि पर पूर्वम समय विधातव्या, मतलब कहो यानी बोलो, लेकिन पहले शर्त निर्धारित हो जाए। क्या कहा कि बोलो, कहूंगा, लेकिन पहले शर्त निर्धारित हो जाए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीण अकथयत, उसके उस वाणी को सुन करके वह चतुर ग्रामीण बोला, उसके उस प्रकार की वाणी को सुन करके वह चतुर ग्रामीण बोला, भो यानी हे, वयम अशिक्षिता, हम अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षिता और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम अल्पज्ञानी हैं, भवान च बहुज्ञा और आप बहुत ज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय, इसे विचार करके, जान करके, अस्माभिः समयः कर्तव्यः, हमारे शर्त भी किए जाने चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छामः, हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था, यदि आप उत्तर देने में सक्षम हुए, ना भविष्यति मतलब सक्षम नहीं हुए, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप 10 रुपये देंगे। यदि आप उत्तर नहीं दे सके तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था ना भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाण अर्धम 5 रूप्यकाण दास्यामः, तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये आपको देंगे। अब ये इसका संदर्भ देख लीजिए बच्चों। संदर्भ क्या कह रहा है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो लेखक का नहीं पता। देखिए स्क्रीनशॉट पहले इतने का कर लो, इतने का स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। अब इसके बाद में आप लोग इतने का फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अब आप लोग एक बार क्लास को पूरा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मज़ा आ जाए एकदम से, क्लास में झूम उठें। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या कह रहा है कि किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या कह रहा है, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेयारोग्यम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। देखिए संदर्भ आप लोगों को लिखना है, पाठ का नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक पाठ आप लोगों का है जीवन सूत्राणि। कौन सा है, जीवन सूत्राणि। तो क्या हो जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक शीर्षक से अवतरित है। अब क्या कह रहा है, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यानाम मतलब अनाज, अन्नों में, उत्तमम माने उत्तम है, दाक्ष्यम मतलब कुशलता, दाक्ष्यम मतलब कुशलता, यानी धन धान्य को उत्पादन और संरक्षण की जो क्षमता की कुशलता है वो धान्यों में अर्थात अन्नों में उत्पन्न है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धन में श्रेष्ठ धन क्या है, तो श्रुतम अर्थात सुनना। क्या सुनना, शास्त्र ज्ञान, तो धनों में शास्त्र ज्ञान ही सर्वोत्तम है। लाभानाम श्रेयारोग्यम, और लाभों में आरोग्यता अर्थात क्या है, स्वास्थ्य सबसे श्रेष्ठ है। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में संतोष सर्वोत्तम धन है। इस प्रकार से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और चलते हैं अब हम लोग अथवा वाले पर।
अथवा में क्या कह रहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणाम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब जिस, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तरम यत समुद्रस्य, मतलब समुद्र के उत्तर में जो है, हिमाद्रेश चैव दक्षिणाम, और हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में, मतलब समुद्र के उत्तर क्षेत्र में और हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में इसका विस्तार है, यानी जिस देश का विस्तार है। वर्षम तद भारतम, उसका नाम भारत है। भारतीयत्र संस्कृति, मतलब वहाँ की भारतीय, वहाँ का संतान है, अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जिस देश का विस्तार है उसका नाम भारत है, और भारतीय वहाँ की संतान है, अर्थात वहाँ के लोगों को भारतीय कहा जाता है। अब इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देखा अनुवाद। संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। भी करते रहिए। क्या कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिसमें खंड का क्या कह रहा है, तो खंड का है कि मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर अंग्रेजी शासन के बर्बर अत्याचारों के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा किए गए जन आंदोलनों का वर्णन कीजिए। अथवा मतलब दो में से कोई एक करना है। मुक्तिदूत खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए, किसी भी एक सर्ग का, कोई ये नहीं कहा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा, ये कुछ नहीं। अब खंड खा में कह रहा है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य में कवि ने सम्राट अशोक के किन किन गुणों का वर्णन किया है। तो बच्चों ज्योति जवाहर खंड काव्य में हम लोग कथानक लिख चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कवि मतलब सम्राट अशोक के गुणों का वर्णन। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य में कवि ने सम्राट अशोक को एक महान और धर्मप्रिय शासक के रूप में चित्रित किया है, जिनके गुणों में दया, कृतज्ञता और नैतिक उपदेश शामिल है। उनके शासनकाल की विशेषताओं में प्रजा के प्रति दयालुता, बड़ों का सम्मान और धर्मनिरपेक्षता का प्रचार भी बताया गया है। महान और धर्मप्रिय शासक अगर हम देखें तो कैसे हैं, कवि ने अशोक को एक महान शासक के रूप में प्रस्तुत किया है जो धर्म का पालन करते हैं। दया और कृतज्ञता में वह प्रजा के प्रति दयालुता और कृतज्ञता की भावना रखते हैं। नैतिक उपदेश में सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों और शिक्षाओं के माध्यम से नैतिक उपदेश दिए। फिर क्या है, प्रजा के प्रति सौहार्द यानी प्रेम भावना, उनके संदेशों में दासों और नौकरों के साथ विनम्रता से पेश आने और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखने का निर्देश शामिल है। धर्मनिरपेक्षता देखें तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और विचारों की शुद्धता के सिद्धांतों का पालन किया। इसके बाद में खंडगा आता है। तो खंडगा में क्या कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग यानी जिसका नाम दौलत है कि कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा इसमें घा वाला कह रहा है, घा में कि अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग का कथानक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अथवा दूसरा और इसमें क्या है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब दो में से कोई एक ही करना रहता है। इसके बाद में घा नंबर हो चुका। अंगा नंबर में जय सुभाष खंड काव्य में वर्णित आजाद हिंद सेना के गठन की घटना का वर्णन कीजिए। अथवा जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर में कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग संघर्ष का सारांश लिखिए। अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर
चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद में 6 नंबर में कर्णखंड काव्य। कर्णखंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में वर्णित श्री कृष्ण के और कर्ण के संवाद की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। या फिर कर्णखंड काव्य के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। जा नंबर क्या कह रहा है? तो जा नंबर कह रहा है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए। या फिर कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। झा नंबर में कह रहा है कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर तुमुल खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। इतने सारे खंड काव्य हैं, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित है, तो सभी बच्चे अपने ही जिले वाले खंड काव्य को लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें उसको लिख दें, जो अपनी इच्छा अनुसार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो क्या है भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इन तीनों में से किसी एक का करना है तो चलो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में हुआ था। 4 अक्टूबर 1884, बस्ती जिला, अगोना ग्राम, उत्तर प्रदेश। उनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। पिताजी कौन थे? पंडित चंद्रबली शुक्ल थे, जो मिर्जापुर में कानूनगो के पद पर कार्यरत थे। मिर्जापुर में क्या थे? तो कानूनगो थे। शुक्ल जी ने अपनी शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी नियुक्त हुए। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित पहली विस्तृत और प्रमाणित पुस्तक भी मानी जाती है। यह रचना हिंदी साहित्य के अध्ययन अध्यापन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये रचना क्या है? तो हिंदी साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और देखते हैं भैया शुक्ल जी के बारे में। शुक्ल जी एक महान आलोचक, निबंधकार, अनुवादक और साहित्य इतिहासकार थे। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में चिंतामणि, रसमीमांसा, तुलसीदास, विचार वीथी और जायसी ग्रंथावली शामिल है। उनका निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लेखकों का जीवन परिचय देखा। लेखक का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। खा नंबर क्या कह रहा है बच्चों? दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब किसी भी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए आपको क्या करना है? तो एक रचना का उल्लेख करना है। कौन कौन से हैं? तुलसीदास जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं और श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी की जीवन परिचय और रचना का उल्लेख कैसे है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। देखिए, कोयरीपुर ग्राम, जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश, और जन्म का तिथि क्या था? तो 4 मार्च और 1889 ईस्वी। अब इसके बाद में देखें
तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई, मतलब गांव के प्राइमरी स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू किया था। त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी कवि थे और लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलन करता थे। इन्होंने लोकगीतें खूब लिखी। उनकी रचना, उनकी एक प्रमुख रचना में देखें तो पथिक है, पथिक भी है और मिलन भी है इनकी रचना, जो हिंदी के प्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय खंड काव्य में से एक है। पथिक क्या है? तो एक खंड काव्य है। इसकी रचना इन्होंने वर्ष 1920 में मात्र 21 दिनों में किया था। मतलब जो ये पथिक का खंड काव्य है, इसकी रचना इन्होंने कुल 21 दिनों में किया था। और अन्य प्रमुख रचनाओं में मिलन है और स्वप्न भी शामिल है। त्रिपाठी जी ने कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य आदि विभिन्न विधाओं में भी लेखन किया है। इनका निधन 16 जनवरी 1962 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो प्रयाग में इनका मृत्यु हो गया था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कोई एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो चलिए, इस प्रश्न पत्र में नहीं आया वही लिख दे रहे हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अथवा क्या करना है? अथवा अपनी गली या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो चलिए एक कर देते हैं नगर निगम अधिकारी को। तो सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। महोदय, यहाँ से देखिए, महोदय, निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है। नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है, जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों के फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौक बाजार, देखिए चौक बाजार नगर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। किसी भी नगर का अगर चौक बाजार है तो अक्सर क्या होता है? मुख्य व्यावसायिक केंद्र ही होता है। नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है। वह इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते हैं। दुकानदारों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। अतः, अब देखो भैया क्या कह रहे हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें, ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे और व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि संभव हो सके। इसके बाद में क्या है? भवदीय काखागा दिनांक, परीक्षा की तिथि डालना 18/2/2026। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब पहला प्रश्न पूछ रहा है कि ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है? तो भैया ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान कहाँ है? सभी जगह संभव है। अगला है भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है? तो क्या है बच्चों? भारतीय विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव अस्ति, विश्व का निर्माता ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। अगला प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ पर मरना मंगलकारी होता है? तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना मंगलकारी होता है।
इसके बाद में अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं, चंद्रशेखर कः आसीत्, चंद्रशेखर कौन थे? तो भैया चंद्रशेखर एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तश्चासीत्। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। इसके बाद में बच्चों अब हम लोगों को चलना है लास्ट प्रश्न पर। तो उससे पहले सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। यहाँ से आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विषय क्या है? आतंकवाद, कारण एवं निवारण। अगला है वृक्षारोपण, और अगला है मेरा प्रिय कवि, और फिर उसके बाद में नारी सशक्तिकरण। अब इसमें से आपको किसी एक विषय पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा विषय लिया जाए। विषय हम लोग लेते हैं आतंकवाद, कारण एवं निवारण। प्रस्तावना में देखें तो है परिवर्तन मानव स्वभाव की चिर परिचित प्रक्रिया है। यह मानव स्वभाव में परिवर्तन एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रक्रिया है। इसी परिवर्तन के फलस्वरूप आज हमारे देश में चारों तरफ आतंकवाद व अलगाववाद की आंधी आई हुई है। मतलब परिवर्तन के लिए ही क्या कर रहा है मनुष्य? तो चारों ओर से आतंकवाद फैला रहा है, अलगाववाद फैला हुआ है। जब भी किसी राष्ट्र में निजी स्वार्थ अधिक पनपता है, अगर मान लीजिए अपना व्यक्तिगत स्वार्थ बहुत ज़्यादा है, तो इसी प्रकार की घटनाएं जन्म लेती रहती हैं। आतंकवाद में क्या कह रहे हैं कि आतंकवाद में अपने हिंसात्मक कारनामों से जनता के अंदर इतना भय उत्पन्न कर दिया जाता है कि वह बौखला उठती है। भारत में कुछ इस्लामिक संगठनों एवं विदेशी आतंकवादियों द्वारा विस्फोटों, हत्याओं का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी कहीं ना कहीं देखते हैं, आप लोग सुनते ही रहते हैं कि आतंकी हमला हो ही जाता है। इन कारनामों को अंजाम देने के लिए आईसीसी, JKL, लश्कर-ए-तैयबा जैसी संस्थाएं भारत की सुख शांति को खत्म करना चाहती हैं। इसके बाद में अगला है बच्चों दूसरा हेडिंग, आतंकवाद का अर्थ। तो आतंकवाद का अर्थ क्या होता है? अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न बाह्य शक्तियां जब किसी राष्ट्र में व्यापक स्तर पर जनता में अपने भयानक कारनामों के द्वारा भय, असंतोष तथा असुरक्षा की भावना को फैला देती हैं, तब उस स्थिति को हम आतंकवाद कहते हैं। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? आतंकवाद। तीसरा कह रहे हैं आतंकवाद के कारण। आतंकवाद के कारण में क्या है? बाह्य शक्तियों का प्रभाव है, शिक्षा का अभाव है। भाई शिक्षित नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी थोड़ा सा पैसा देगा, बहलाएगा, फुसलाएगा और वो चल देंगे उस दिशा में। उचित पथ प्रदर्शक का अभाव, मतलब उचित मार्गदर्शक भी नहीं मिलेगा तब भी ऐसा होगा। आजीविका की समस्या होती है, कमाई नहीं है। प्रशासनिक अकुशलता भी है और राजनैतिक कुचक्रों का परिणाम आदि भी है। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो आतंकवाद का परिणाम क्या होता है? आतंकवाद के परिणाम स्वरूप में देखें तो दंगे फसाद को बढ़ावा होता है, सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय होता है, असुरक्षा की भावना का उदय होता है, राष्ट्रीय एकता में बाधक होते हैं, राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में भी ये बाधक होता है। अगला आपका कह रहा है कि आतंकवाद को रोकने के उपाय। तो रोकने के उपाय में देखते हैं तो आतंकवाद से लड़ने का कोई भी नायाब तरीका हमारा देश अभी तक ईजाद नहीं कर पाया है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एकदम से परफेक्ट हो। पिछले कई सालों से देश आतंकवाद की चपेट में है, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। आतंकवाद को दूर करने के लिए सरकार, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना की मदद ले रही है, किंतु आतंकवाद को रोकने में पूर्णतः सफलता नहीं मिल सकी है। फिर भी क्या कह रहे हैं? फिर भी हम कुछ उपायों को निम्न रूप से समझा सकते हैं, जैसे कि उचित नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। भाई लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहिए कि हाँ ये गलत है, ये अच्छा है।
बाह्य एवं विध्वंसक शक्तियों का कठोरता से दमन भी करना चाहिए। जनता में जागरूकता की भावना पैदा करना चाहिए, सीमाओं पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए और राजनीतिक एकता की भावना लोगों में विकसित होनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं उपसंहार। उपसंहार क्या कह रहा है बच्चों? भारत सरकार द्वारा अपनाई गई सकारात्मक नीति का अंतर्राष्ट्रीय देशों में स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान पहले बंद करता है, तो भारत शांति वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। उसने कहा है कि किसी भी समस्या का हल परमाणु बम का प्रयोग अथवा युद्ध करने से नहीं होता है, समझौते से होता है। तो इसका पूरा दुनिया स्वागत कर रहा है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये मॉडल पेपर कंप्लीट किया। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए बच्चों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किए हैं। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए। क्लास को आप लाइक कर दिया कीजिए। इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहें और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव ज़रूर बताते रहें। क्लास कैसी लगी, कोई प्रश्न है या फिर आपको कोई मॉडल पेपर सॉल्व करवाना है तो सारी व्यवस्था है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जाकर के वहाँ से भेज सकते हैं। आपका स्वागत रहेगा और उस पर सुधार किया जाएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।